नमस्कार साथियों, स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चेनाराम मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो न केवल स्नातक कक्षाओं अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक है संविधान का आधारभूत ढांचा। क्या होता है संविधान का आधारभूत ढांचा? न्यायपालिका ने अपने विभिन्न जो वाद है उसके अंदर किस तरह से किन तत्वों को जो संविधान के मौलिक या अभिन्न अंग माना है, जिनको संविधान के आधारभूत ढांचे में सम्मिलित किया है, किस प्रकार से संसद की इसके विरुद्ध, न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध प्रतिक्रिया रही है और क्या इसकी प्रासंगिकता या महत्व है, आदि बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात अपन देखते हैं कि भारत में पार्लियामेंट्री या संसदीय शासन की व्यवस्था है। संसदीय शासन मतलब नाम से ही स्पष्ट होता है कि व्यवस्थापिका अर्थात संसद उस शासन का केंद्र बिंदु होती है। हमने संसद की सर्वोच्चता या संसद को ही शासन का प्रमुख केंद्र माना है। इसके इर्द गिर्द ही अन्य कार्य होते हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि संसद को शासन में एक महत्वपूर्ण शक्ति हमने प्रदान की है। परंतु चूंकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ साथ ही संघीय ढांचे को, हमने फेडरल गवर्नमेंट के ढांचे को भी अपनाया है। यद्यपि फेडरल शब्द के स्थान पर हमने यूनियन ऑफ स्टेट शब्द को प्रयुक्त किया है, फिर भी भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है जहां संविधान सुप्रीम है। उसके द्वारा शासन के विभिन्न अंगों में शक्ति विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर किया गया है और इसी परिप्रेक्ष्य में संविधान की रक्षा की, उसकी व्याख्या की समस्त जिम्मेदारी न्यायपालिका को दी गई है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो हमने ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता और अमेरिका की जो न्यायिक सर्वोच्चता है, इसके बीच के मार्ग को अपनाया। हमारे न तो संसद सुप्रीम है और न ही न्यायपालिका, अपितु सुप्रीम जो है वो हमारा संविधान है। प्रत्येक शासन के अंग को अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ही शासन को आगे बढ़ाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम ये देखेंगे कि किस तरह संसद और न्यायपालिका के बीच में जो मामले या वाद पैदा हुए, उसके बाद में किस तरह से हमने संविधानेतर युग के अंदर इस आधारभूत ढांचे की अवधारणा या कंसेप्ट आई, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया और न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करने का काम किया, जिससे कि संसद की दिन प्रतिदिन की इच्छा अनुसार बदलाव की शक्ति को रोका गया था। इस दृष्टि से आज अपन इस वीडियो में शुरू करते हैं संविधान का आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का आधारभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि संविधान के विशेषज्ञों के मध्य इस बिंदु पर आरंभ से ही विवाद रहा है कि मूल अधिकारों के अलावा संविधान के किसी अन्य भाग पर भी संशोधन या बदलाव करने पर प्रतिबंध है या नहीं। इस समस्या के समाधान 13 न्यायाधीशों की पीठ, जो कि भारतीय संविधान के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी, जो 24 अप्रैल 1973 को जिसने अपना डिसीजन दिया था और मामला था केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य संबंधी वाद। इस वाद में न्यायपालिका ने संविधान के मूलभूत ढांचे या आधारभूत ढांचे की संकल्पना का निर्माण किया। ये वाद इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें संसद द्वारा संविधान संशोधन को भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में लाया गया। इन अब तक साधारण जो संशोधन हो रहे थे या यूं कहा जाए साधारण कानून के माध्यम से जो बदलाव आ रहे थे, वहां तक की न्यायिक समीक्षा की बात थी। अब न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत संविधान के भाग 20
अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन को जो 2 प्रकार की शक्ति संसद को दी गई है उसको भी न्यायिक समीक्षा के अंदर लाया गया, जबकि इसके पहले न्यायपालिका द्वारा सामान्य विधि के पुनरावलोकन द्वारा सवाल नहीं उठाया जाता था। इस बाद में न्यायपालिका ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया, जो कि संविधान का एकमात्र अनुच्छेद 368 के तहत दी गई है। ये स्पष्ट कहा गया है कि संसद अपनी संशोधन शक्ति के अंतर्गत भी आधारभूत ढांचे को बदल नहीं सकती। यानी संसद ने ये मान लिया था कि 368 के तहत संविधान में या किसी भी प्रावधान में उसे बदलाव की शक्ति है, लेकिन अब न्यायपालिका ने 368 को भी न्यायिक समीक्षा के अंदर ला दिया। न्यायपालिका ने ये स्पष्ट कहा कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन तथा संविधान के पूर्ण परिवर्तन के मध्य कोई अंतर नहीं किया गया है, जैसा कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संविधान में किया गया है। इसलिए संविधान के अंतर्गत संसद की संशोधनकारी शक्तियां जो है वो सीमित है। आधारभूत ढांचे की संकल्पना द्वारा न्यायपालिका ने न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू को अत्यधिक ठोस आधार पर निर्मित किया। न्यायपालिका का ये दृष्टिकोण पहले से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इससे पहले न्यायपालिका ने संसद की संशोधनकारी शक्ति को सीमित करने का प्रयत्न नहीं किया, जैसा कि 1951 के अंदर जैसा आपका शंकरी प्रसाद था, उसके बाद में गोलकनाथ का 1967 का मामला था, उसमें न्यायपालिका ने इस प्रकार से संसद की शक्ति को सीमित नहीं किया। लेकिन 1973 में ये आधारभूत ढांचे की संकल्पना देकर के न्याय संसद की शक्ति को जो 368 के तहत उसे संविधान में संशोधन का अधिकार है उसे भी सीमित करके न्यायिक समीक्षा के अंदर लाया गया। इस बाद में स्पष्ट कहा गया है कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन करते हुए भी संविधान के मूलभूत यानी 368 के तहत आप बदलाव कर रहे हो संविधान में, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे को आप नहीं बदल सकते, क्योंकि अनुच्छेद 368 की संशोधन शक्ति में एक अंतर्निहित प्रतिबंध भी आरोपित है और ये न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया। न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचे को सेकंड महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचे को परिभाषित नहीं किया। ये केवल 1973 के केशवानंद भारती जो मामला था उसमें एक कंसेप्ट दिया, लेकिन इसे परिभाषित नहीं किया। न्यायपालिका के अनुसार आधारभूत ढांचा संविधान का वह मूल अभिन्न एवं आधारभूत भाग है जिसके परिवर्तन का आशय समुच्चय संविधान का ही परिवर्तन होगा। यह न्यायपालिका ने इतना स्पष्ट किया कि ये वो आधारभूत ढांचे का मतलब है संविधान का मूल अभिन्न या आधारभूत भाग, जिसके बदलने का मतलब है समुच्चा संविधान ही बदल जाए। परंतु न्यायपालिका ने संविधान के किसी ऐसे भाग का उल्लेख नहीं किया जो संविधान के अभिन्न भाग हो, बल्कि न्यायपालिका के अनुसार ये प्रत्येक वाद के अनुसार निर्धारित होगा। यानी न्यायपालिका ने ये तो कह दिया आधारभूत है क्या, तो उसने कहा अभिन्न भाग है, यानी ऐसा महत्वपूर्ण भाग जिसको बदलने से संपूर्ण संविधान बदल जाए। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण भाग में कौन कौन सी बातें आएगी ये निर्धारित नहीं करके ये कह दिया कि आने वाले प्रत्येक वाद के अंदर इसका निर्धारित होता रहेगा। विभिन्न वादों में आधारभूत ढांचे के विभिन्न तत्वों का उल्लेख किया गया, लेकिन ये सूची अभी भी अपूर्ण है तथा न्यायपालिका इसका निरंतर विकास कर रही है। विभिन्न वादों में आधारभूत ढांचे का उल्लेख केशवानंद भारती वाद, जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख किया गया। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 बनाम भारत संघ वाले मामले में भी न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही। केशवानंद भारती वाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने निम्नलिखित तत्वों को संविधान का आधारभूत या मूलभूत ढांचा माना। नंबर 1 संविधान की सर्वोच्चता, नंबर 2 सरकार का लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक स्वरूप, नंबर 3 संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति, नंबर 4 शक्तियों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर, और नंबर 5 हमारा संघीय व्यवस्था या जो संघीय ढांचा है उसको। इन 5 बातों को सीकरी के न्यायाधीश सीकरी ने 1973 के केशवानंद भारती वाद में संविधान के आधारभूत ढांचे में सम्मिलित किया।
इसी वाद में न्यायमूर्ति हेगड़े तथा न्यायमूर्ति मुखर्जी ने जो अन्य तत्व जोड़े उनमें थी संप्रभुता, एकता, शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप और व्यक्ति की स्वतंत्रता। इन शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप तो आपकी सीकरी वाली बात में भी आ गए, लेकिन हेगड़े और न्यायमूर्ति मुखर्जी वाले मामले में दो अन्य बातें आती है, वो है संप्रभुता, एकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता। न्यायमूर्ति खन्ना के अनुसार संसद की संशोधन शक्ति का अभिप्राय ये नहीं है कि संसद लोकतांत्रिक सरकार को परिवर्तित करके अधिनायकवाद की स्थापना करे तथा राज्य की पंथ निरपेक्ष प्रकृति को ही बदल दे। ये न्यायमूर्ति खन्ना साहब का ये मानना था कि संसद की जो संविधान में बदलने की शक्ति है उसका अभिप्राय ये नहीं है कि सरकार के स्वरूप को ही बदल दे, तो ये संविधान के आधारभूत भाग है और इनको बदलने की शक्ति संसद को नहीं दी गई है। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने निम्नलिखित तत्वों को संविधान का आधारभूत ढांचा माना: संप्रभु एवं लोकतांत्रिक गणराज्य, परिस्थिति व अवसर की समानता, पंथ निरपेक्षता और अंतकरण की स्वतंत्रता और विधि का शासन। इसके अतिरिक्त मिनर्वा मिल्सवाद 1980 में निम्नलिखित तत्वों को संविधान का आधारभूत ढांचा के रूप में बताया गया। संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति को ही मिनर्वा मिल्स में आधारभूत ढांचे में सम्मिलित कर लिया। न्यायिक पुनरावलोकन, मूलाधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य और समन्वय, ये ध्यान रखना 1980 के मिनर्वा मिल्स वाद है, जिसमें नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों को एक ही सिक्के के पूरक मान लिया गया, दोनों को समान महत्व दे दिया गया था। इसलिए इस वाद के पश्चात मूलभूत ढांचे की संकल्पना का समर्थन किया गया। उदाहरण के लिए नरसिंह राव वाद में न्यायमूर्ति SC अग्रवाल के अनुसार संसदीय शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। SR बोमईवाद 1994 में न्यायमूर्ति रामास्वामी के अनुसार निम्नलिखित तत्व संविधान के मूलभूत ढांचे में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, संघीय स्वरूप, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक पुनरावलोकन। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की विशेषता। आधारभूत ढांचे की संकल्पना वस्तुतः अपरिभाषित है। यह न्यायपालिका ने ये कंसेप्ट तो दिया, लेकिन इस कंसेप्ट को परिभाषित नहीं किया। उपरोक्त वर्णित जितने भी अलग अलग वाद में जो तत्व बताए गए हैं वो आधारभूत ढांचे के भाग हैं, परंतु ये सूची अभी भी अपूर्ण है और अलग अलग वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज इसके अंदर नवीन तत्व शामिल कर रहे हैं। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का निर्माण अमूर्त रूप में नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक वाद में इसका निर्धारण किया गया। अतः न्यायपालिका किसी भी वाद में किसी तत्व को मूलभूत ढांचे की संज्ञा दे सकती है। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के द्वारा संविधान के निरंतर और असीमित संशोधन पर एक स्वाभाविक प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया है। इस सिद्धांत के माध्यम से न्यायपालिका ने अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को प्रभावी रूप से बनाए रखा है, अर्थात जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा की स्थिति को एक ठोस आधार दे दिया गया है। आलोचना। केशवानंद भारती वाद पर संसद द्वारा अत्यधिक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। संसद ने इसे संसदीय भावना के पूर्णतः विपरीत माना, क्योंकि संसदीय शासन में विधि के निर्माण तथा संशोधन का अधिकार संसद का है। इसलिए संसद ने इसकी आलोचना न्यायिक सक्रियता के रूप में की, जिसके परिणाम स्वरूप संविधान में वर्णित शक्ति विभाजन असंतुलित हो जाएगा। आलोचकों के अनुसार यदि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है तो न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति असीमित नहीं हो सकती। यदि संसद को एक नया संविधान लिखने की अनुमति प्राप्त नहीं है तो न्यायपालिका भी संविधान में आमूल चूल परिवर्तन नहीं कर सकती। ये बिंदु उल्लेखनीय है कि संविधान निर्माताओं ने शासन के किसी भी अंग को सुप्रीम नहीं माना, बल्कि उन्होंने संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया था। अतः संविधान निर्माताओं ने संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य बिंदु को तलाशा और इन दोनों में एक प्रकार का समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। आलोचकों के अनुसार आधारभूत ढांचे की संकल्पना अस्पष्ट तथा अन्यकार्थी है।
न्यायपालिका ने केशवानंद भारतीवाद में स्वयं कहा था कि संविधान की व्याख्या करते समय हमें संविधान की शर्तों का सामान्य और स्पष्ट अर्थ ग्रहण करना चाहिए, जबकि व्यवहार में न्यायपालिका द्वारा ऐसा नहीं किया गया। कुछ वादों में न्यायाधीशों ने परस्पर विरोधी आधारभूत ढांचे की संकल्पना का प्रतिपादन किया। उदाहरण के लिए इंदिरा बनाम राजनारायणवाद 1975 में मुख्य न्यायाधीश एन रे ने मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव को संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग नहीं माना, जबकि इसी वाद में न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि मुक्त और निष्पक्ष निर्वाचन संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका का कोई ऐसा बहुमत का निर्णय उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर आधारभूत ढांचे को परिभाषित किया जा सके। प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ डी बसु ने केशवानंद भारती के निर्णय के विरोधाभासों को व्यक्त करते हुए कहा है कि इस वाद में न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया, जबकि मूल अधिकारों को आधारभूत ढांचे के अंतर्गत नहीं रखा गया। यह अत्यधिक रोचक तथ्य है कि न्यायिक पुनरावलोकन मूल अधिकारों का ही एक भाग है। इसलिए उन्होंने तो इतना तक कहा कि भविष्य में केशवानंद भारतीवाद के निर्णय को बदला जा सकता है। एसआर कोलाईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह पुनः दोहराया कि आधारभूत ढांचे का संशोधन नहीं हो सकता और यदि किसी विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो भी उसका न्यायिक पुनरावलोकन होगा। हालांकि इसे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं माना था। एसआर कोल्होवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि 9वीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। 1973 के बाद में जो भी विषय जोड़े हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और ये मूलभूत ढांचे के विरुद्ध है। ये जोड़े जो जाते हैं इस प्रकार से। निष्कर्ष, संविधान की कुछ महत्वपूर्ण और मौलिक विशेषताएं होती है जिनको बनाए रखना आवश्यक होता है तथा परिवर्तित परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप संविधान में संशोधन भी आवश्यक हो जाता है, परंतु प्रत्येक गौण मामलों पर संविधान संशोधन का प्रयत्न करना तार्किक एवं उचित नहीं है, क्योंकि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है जिसके प्रति सभी नागरिकों को निष्ठा का भाव रखना चाहिए तथा अनावश्यक एवं अधिकाधिक संशोधन संविधान के महत्व का अवमूल्यन कर देते हैं। इसलिए आधारभूत ढांचे का सिद्धांत संविधान में अनावश्यक संशोधन पर एक कारगर प्रतिबंध लगाया गया है, न कि संविधान संशोधन की शक्ति को ही पूर्णतः सीमित किया गया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।